हाय गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। गाइस, इस वीडियो में हम करने वाले हैं जो हमारा चैप्टर था इंटरप्रिटेशन, उसका नेक्स्ट वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें काफी सारे जो हमने जो दो क्वेश्चन किए हैं उस क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये। एंड ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है इंटरप्रिटेशन का, यहाँ पे भी एनालिसिस करना है, लेकिन इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन, इट्स अ इंपॉर्टेंट वन। ठीक है। अब गाइस, एक चीज जो पिछले दो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं उनको देख के तुम्हें समझ आई होगी कि ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं, जो इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन आता है, इसमें तुम्हारे को थोड़ा सा एनालिसिस अपना बेसिकली जो पिछले चैप्टर्स तुमने पढ़े हैं उसका यूज भी तुम्हारा होगा, रेशो भी तुम्हारे को ध्यान से कैलकुलेट करनी है, और अपना एनालिसिस जो देना है वो तीन चीजों का है। उसमें तीन पार्ट है। पहला तो रेशो चेंज कितनी हुई, उससे फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, वो रेशो चेंज क्यों हुई है, और उस रेशो के चेंज होने से जो भी फर्क पड़ा था, जैसे हमने कोई चीज सेल करी थी या परचेज की थी, उसका अपना एक एनालिसिस, अपना एक कंक्लूजन। तो ये चीजें तुम्हें यहां पे सारे क्वेश्चंस में देनी है। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 244। दिस इज पिनार्डी ग्रुप। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, अभी हम यहां से नहीं पढ़ना, हम सीधा सीधा क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द गेन। एक सेकंड, थोड़ा जूम कर लो इसको। अच्छा, जूम इसमें थोड़ा सा जूम करता हूँ इसमें। ये तो मैंने कोशिश करके थोड़ा सा जूम करा है इसको, ये फिगर्स थोड़ी सी जूम हो जाए। हाँ, ठीक है, परफेक्ट। तो गाइस, क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट द गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ सिल्वा कंपनी दैट वुड नीड टू बी इंक्लूडेड इन द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, हमें प्रॉफिट एंड लॉस 31 दिसंबर 2017 को प्रॉफिट ऑन और लॉस ऑन डिस्पोजल निकालना है, जो सिल्वा कंपनी को हमने सेल किया है। ओके, दैट मीन्स डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। Explain whether or not disposal of Silva company is likely to constitute a discontinued operation and the correct accounting treatment for this। अच्छा, ये बताना है, थ्योरी का पार्ट है। Calculate the following ratios using the pre-formatted table। अच्छा, हमें रेशियोज निकालने हैं, जीपी मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इंटरेस्ट कवर, इन्वेंटरी टर्नओवर। ये भी मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बना दिया, तुम्हें एग्जाम में गिवन होगा। लास्ट में एनालाइज द परफॉर्मेंस एंड पोजीशन ऑफ द पिनार्डी ग्रुप फॉर द ईयर एंडेड दिस। हमें इनका जो परफॉर्मेंस है वो एनालाइज करना है। दैट मीन्स यहाँ पे अब एक बात क्या है, इस क्वेश्चन को पढ़ के हमें ये पता चला है कि हमें यहाँ पे किसी भी बुक्स में चेंजेस नहीं करने। जैसे पुराने क्वेश्चंस हमने पढ़े थे, उसमें लिखा था कि हमें बुक्स को मॉडिफाई करना है। यहाँ पे मॉडिफिकेशन कुछ नहीं करनी, हमें बस बताना है कि प्रॉफिट ऑन सेल कितना हुआ या लॉस ऑन सेल कितना हुआ, वो डिस्पोजल डिस्कंटिन्यूड ऑपरेशन का था क्या नहीं था, ट्रीटमेंट सही हुआ था कि नहीं हुआ था। उसके बाद हमें रेशियोज निकालनी है और अपना एक एनालिसिस देना है। तो गाइस, क्वेश्चन में क्या क्या लिखा हुआ है, पिनार्डी ग्रुप ऑपरेट्स इन द फ्रेग्रेंस एंड कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री। ऑन 1 जनवरी 2017 पिनार्डी कंपनी डिस्पोज्ड वन ऑफ इट्स सब्सिडरी सिल्वा कंपनी फॉर कैश 42 मिलियन। 42 मिलियन का इसने अपनी एक जो सब्सिडरी थी वो सेल कर दी। कब? 1 जनवरी 2017 को। Silva company manufactures jewelry and was sold because the Pinardi group wanted to exit the particular sector। Silva company ज्वेलरी बनाती थी एंड इसलिए बेची क्योंकि पिनार्डी ग्रुप ज्वेलरी कंपनी से, ज्वेलरी सेक्टर से एग्जिट करना चाहती थी। वो फ्रेग्रेंस और कॉस्मेटिक्स में काम करती थी। Extracts from the consolidation of statement of Pinardi Group for the year ended 31 December 1617 are given below। हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है पिनार्डी का। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं बोला हुआ कि ये इंक्लूड करके एक्सक्लूड है, कुछ नहीं बोला हुआ। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की सारी फिगर्स हमें नहीं गिवन, हमें इन्वेंट्री, कैश और नॉन करंट लायबिलिटी गिवन है। ठीक है, आगे अब एडजस्टमेंट है। पहली एडजस्टमेंट, द अकाउंटिंग असिस्टेंट हैज नॉट अकाउंटेड फॉर सिल्वा कंपनी एज अ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन बिकॉज द डिस्पोजल अकर्ड ऑन 1 जनवरी 2017। उसने इसको डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन इसलिए नहीं रिकॉर्ड किया क्योंकि हमने साल शुरू होते ही इसको सेल कर दिया था। No figures from Silva company has been included in the 2017 financial statement extracts above। मतलब सिल्वा कंपनी का कोई भी जो प्रॉफिट या लॉस की फिगर या कुछ भी है हमने यहां पे इंक्लूड नहीं करी हुई। ओके, उसके बाद the proceeds from the disposal has been recorded in cash with all net assets and goodwill de-recognize। हमने net assets और goodwill को de-recognize कर दिया था। ठीक है, बैलेंस फिगर वॉज हेल्ड एज अ सस्पेंस अकाउंट। बैलेंस फिगर को हमने सस्पेंस लिखा था। ठीक है, अभी कुछ नहीं करना हमें, यहां से कोई कुछ ऐसा नहीं है, अभी हमें कुछ नहीं मिला। फर्स्ट पार्ट हमारा जो था दैट वाज, हमें ये निकालना है कि प्रॉफिट और लॉस और डिस्पोजल क्या है। पिनार्डी कंपनी एक्वायर्ड 100% ऑन सिल्वा कंपनी ऑन 1 जनवरी। हमने 100% सिल्वा कंपनी को परचेज किया था, दैट मीन्स हमारा कुछ भी एनसीआई नहीं है। 1 जनवरी 2011 को गुडविल वॉज कैलकुलेटेड एज दिस। उस दिन गुडविल इतनी थी।
गुडविल हैज बीन इंपेयर्ड एट 30%, इतनी गुडविल उसकी इंपेयर होगी। नेट एसेट्स उसके हैं 35 मिलियन। अब गाइज यहां से हम सबसे पहला क्या निकाल सकते हैं, गेन ऑन डिस्पोजल। तो यहां पे आई राइट, थोड़ा सा जूम करता हूं, रुको थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा करता हूं मैं। हाँ, तो सबसे पहले आई राइट, यहां पे देखो गेन ऑन डिस्पोजल। अब मैंने तुम्हें बताया था तुम्हें टाइपिंग करनी पड़ेगी, तो टाइपिंग मतलब आज के बाद ये जो क्वेश्चंस हैं, स्टार्ट डूइंग दिस क्वेश्चन इन योर कॉपी ओनली, ठीक है ना। ठीक है, गेन ऑन डिस्पोजल, या इसको आई राइट कैलकुलेशन ऑन गेन ऑन डिस्पोजल। तो मैंने सिलेक्ट करके इसको कंट्रोल बी दबा दिया, कैलकुलेशन ऑन गेन ऑन डिस्पोजल। अब हमें गेन ऑन डिस्पोजल निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें अमाउंट कितना आया था वो मैंने देखा था, अमाउंट आया था हमें यहाँ पे लिखा हुआ है 42 मिलियन। तो मैं यहाँ पे सारी फिगर्स इन थाउजेंड्स दी हुई है, तो लेट मी टेक ऑल द फिगर्स इन थाउजेंड्स। सो यहाँ पे प्रोसीड, इसको मैं पहले बोल्ड हटा दूं, कंट्रोल बी, प्रोसीड फ्रॉम सेल, टैब टैब टैब, थोड़ा सा आगे जाके प्रोसीड फ्रॉम सेल हमारा है 42 मिलियन। 42 मिलियन मतलब 42000। मैंने बताया था 3 जीरो हम हटा देंगे क्योंकि फिगर्स मिलियंस की जगह हम थाउजेंड्स में लिखेंगे सारी, हम हमेशा से ऐसे करते हैं। तो टैब टैब टैब, यहाँ पे इन 1000, दिस इज द फॉर्मेटिंग पार्ट, ठीक है। सो प्रोसीड फ्रॉम सेल इतना है। उसके बाद इसमें मैं क्या करूंगा गाइस, हमें दिया हुआ है इस वाले पार्ट में, सेकंड वाले में, नेट एसेट्स वर 35 मिलियन, दैट मीन्स लेस नेट एसेट्स ऑन डिस्पोजल। हमें दिया हुआ है जो नेट एसेट थे इसके 1 जनवरी 2017 मतलब डिस्पोजल को, दैट इज 35 मिलियन। सो इट इज टैब 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 टैब, तो 35,000 ये माइनस होंगे यहां से, और उसके बाद लेस हो जाएगा उसका लेस गुडविल आफ्टर इंपेयरमेंट। सो गुडविल आफ्टर इंपेयरमेंट, गुडविल हमारी थी 6 मिलियन, दैट मीन 6,000 माइनस 30% गुडविल हमारी इंपेयर हो गई थी। देखो यहां पे लिखा हुआ है 30% गुडविल हमारी इंपेयर हो गई थी। तो 6,000 माइनस 30%, इट इज 42,000 या 4200, सॉरी। तो 4200 की मेरी आ गई गुडविल, ठीक है। तो उसके बाद मेरा आ जाएगा, अब यहां पे देखता हूं मुझे प्रॉफिट ही लिख रहे हैं। सो दिस इज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ डिस्पोजल, it is 42,000 minus 35,000 minus 4200, that means 2800 का मेरा आ गया प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ डिस्पोजल। इसको मैं यहां पे करके बोल्ड एंड अंडरलाइन कर दूंगा कि ये मेरा फर्स्ट आंसर है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑन डिस्पोजल 2800। अभी जो बीच वाली लाइन होगी इसका सिलेक्ट करके तुम दोबारा से हटा देना, तो ये ऐसे हो जाएगा कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑन डिस्पोजल तुम्हारा है 2800। अब इसको यहां पे ट्रैक करके मैं कीबोर्ड पे प्रेस करूंगा डिलीट, क्योंकि जो एक्स्ट्रा लाइंस है मुझे उसको हटाना है, फॉर्मेटिंग भी मुझे अच्छी करनी, ठीक है। सो ये है मेरा प्रॉफिट ऑन सेल ऑन डिस्पोजल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा था वो क्या था, हमें ये सब कुछ नहीं पढ़ना, इनको लर्न नहीं करना, घर नहीं लेके जाना, ये हमें आंसर देने। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन वेदर और नॉट डिस्पोजल ऑफ सिल्वा कंपनी इज लाइकली टू कॉन्स्टिट्यूट अ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन एंड द करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर दिस। हमें यह बताना है कि क्या वो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन था और उसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसने किया था वो सही किया था कि नहीं किया था। तो पिनार्डी के अकाउंटेंट ने क्या किया था, उसने इसको डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन नहीं माना क्योंकि 1 जनवरी को ही हमने इसको सेल कर दिया, ठीक है ना। सिल्वा कंपनी की सारी फिगर्स हमने बुक्स में से हटा दी, ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल जो था वो हमने कैश में रिकॉर्ड कर दिया विद नेट एसेट्स एंड गुडविल डी रिकॉग्नाइज। जो बैलेंसिंग फिगर था उसको हमने सस्पेंस में डाल दिया। तो यहां पे बेसिकली हमारा जो प्रॉफिट है इसको हमें अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना है एज प्रॉफिट ऑन सेल ऑन डिस्पोजल। हमें इसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करना है एज प्रॉफिट ऑन सेल ऑन डिस्पोजल। इस साल के कोई भी रिजल्ट्स हमारे इंक्लूड होंगे ही नहीं। यहां पे एक चीज गाइस यहां पे क्या है, देखो अब ये चीज बतानी जरूरी है। हमने 1 जनवरी को ही अपनी डिवीजन सेल कर दी, एक तरह से, ध्यान से सुनना गाइस, ये समझने वाली बात है। इसका मतलब है कि हमने अगर 1 जनवरी को डिवीजन सेल कर दी, एक तरह से मैंने 31, सॉरी डेट है 1 जनवरी 17, इसका मतलब है एक तरह से 31 दिसंबर 16 को ही मैंने सेल करी।
इसका मतलब देखा जाए मैंने 31 दिसंबर 16 को ही सेल करी है, इनडायरेक्टली मतलब यही होगा ना, क्योंकि एक ही दिन में तो सेल की है। सो दैट मीन्स मुझे 31 दिसंबर 2016 की जो बुक्स है उसमें भी इसको डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन दिखाना था, और यहां पे सारे फिगर मुझे इंक्लूड नहीं करनी चाहिए थी। दैट मीन्स इस कंपनी ने इंटेंशनली क्या किया, जानबूझ के अपने प्रॉफिट्स इस साल के बढ़ाने के लिए, हो सकता है इस साल कुछ लोन वगैरह लेना हो, कोई भी रीजन हो सकता है, उन्होंने नेक्स्ट ईयर बोला कि नेक्स्ट ईयर जनवरी में सेल कर देंगे, ताकि इस साल हमारा ये डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में ना आए, क्योंकि हमने इस साल तो सेल ही नहीं किया। अगले साल बिल्कुल स्टार्टिंग में सेल कर दिया तो सेल की सेल भी होगी और हमारा यहां पे फिगर्स भी माइनस नहीं। तो टेक्निकली अगर मैं बताऊं कि ये मैं लिखना मुझे जरूरी है कि मैंने 1 जनवरी को सेल किया है, इनडायरेक्टली ये बिल्कुल ईयर एंड पे ही मैंने सेल किया है, तो मुझे इस साल इसको अपने सारी बुक्स में से हटाना चाहिए था। दैट वाज इंपॉर्टेंट, और मुझे उसको अलग से डिस्कंटिन्यूड ऑपरेशन दिखा के उसके प्रॉफिट्स अलग से मेंशन करने चाहिए थे। मुझे यहां पे कैलकुलेशन नहीं करनी, सिर्फ बताना है कि वेदर और नॉट द डिस्पोजल ऑफ सिल्वा कंपनी इज लाइकली टू कंटिन्यू इज लाइकली टू कॉन्स्टिट्यूट एज अ डिस्कंटिन्यूड ऑपरेशन। ठीक है ना। तो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की हमारी कंडीशन ये होती है कि हमारा जो हम सेल कर रहे हैं, डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, दैट वाज अ सेपरेट मेजर लाइन ऑफ ऑपरेशन, और ये हमारा है। तो आई कैन से कि जो हमारा डिस्पोजल ऑफ सिल्वा इज लाइकली टू कॉन्स्टिट्यूट अ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, उसका हम रीजन दे देंगे, देन हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे। तो आई विल राइट disposal of Silva company is likely to constitute as a discontinued operation as it has been sold in 1st Jan 20x7 and it is a separate major line of ऑपरेशन, कि वो सेपरेट मेजर लाइन ऑफ ऑपरेशन है जिसको हमने इस डेट को सेल कर दिया है, तो वो डिस्कंटिन्यूड ऑपरेशन में आता है। तो ये तो था फर्स्ट पार्ट का। द करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, तो यहां पे आई कैन से एज इट इज सोल्ड इन द वेरी beginning of 20x7, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, एज इट इज सोल्ड इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ 20x7 द figures would या no figure would have been included in the financial statements of कंपनी का नाम क्या है हमारी, इट इज पिनाडी ग्रुप, क्योंकि पहले ही दिन सेल कर दिया है तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करना। एंड द अकाउंटेंट हैज correctly did that, but profit on sale of disposal should have been shown separately in the profit and loss account as sale of profit on sale of सिल्वा कंपनी, कि हमारा जो प्रॉफिट था, कितना प्रॉफिट हमने निकाला था 28, दैट मीन्स 2.8 मिलियन। तो मैं लिखूंगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ डिस्पोजल, दैट इज थोड़ा सा बेटर करने के लिए 2.8 मिलियन should have been shown separately in the profit and loss account as profit on sale of Silva company, also as it is as
Silva company is sold on the first day of 20X7, it can be said that the management of Pinardi Group was aware about the same in 20X6 कि पिनाडी कंपनी के जो मैनेजमेंट थी उनको पता था इन 2006, तभी तो उन्होंने बिल्कुल 1 जनवरी को सेल करा ना, एक दिन में तो सारा काम हो नहीं सकता, तो लाइक इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड है ये. सो इट कैन बी constituted as a adjusting event after reporting period. So it can be constituted as an adjusting event after reporting period, which means that Pinardi Group should have excluded the figures of profit and loss account of Silva company while preparing the financial statements of 20 of Pinardi Group for 20X6. तो इसका मतलब क्या हुआ कि एज सिल्वा कंपनी है सोल्ड, इसने अपना डिवीजन जो है वो फर्स्ट डे को सेल किया है. इसका मतलब है कि मैनेजमेंट को 2016 में इसके बारे में पता था. सो इट कैन बी कॉन्स्टिट्यूट एज अ एडजस्टिंग इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, विच मीन्स पिनाडी ग्रुप शुड हैव एक्सक्लूडेड द फिगर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ सिल्वा कंपनी while preparing the financial statement of Pinardi Group in 2006. That means 2016 की फिगर्स के अंदर इसको पिनाडी ग्रुप की चीजें हटानी चाहिए थी और अलग से उसको रिकॉर्ड करना चाहिए था. ठीक है ना, उसको अलग से रिकॉर्ड करना चाहिए था. एंड इट शुड हैव बीन अकाउंटेड फॉर एज अ discontinued operation in 20X6. 20X6 में ही हमें इसको discontinued operation दिखाना चाहिए था. चलो, सो ये होगा हमारा सेकंड पार्ट. अब आता है थर्ड पार्ट, दैट इज सी पार्ट, जिसमें हमें रेशियोज निकालनी है. अब रेशियोज में गाइज यहाँ पे देखो हमें कुछ नहीं बोला हुआ. तुम कहोगे सर आपने तो ये देखा ही नहीं ना, आपने ये पढ़ा. जरूरत ही नहीं है, हमारे को कुछ बताया ही नहीं हुआ ना, कुछ हमें इस निकालने की जरूरत है. हम क्यों देखें, यहाँ पे जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ लिया, इसके बारे में कुछ बोला ही नहीं हो. ठीक है ना, तो अभी हम इसको कुछ नहीं देखेंगे, ये सब एनालिसिस में काम आएगा. नेक्स्ट आता है हमारा रेशियोज. रेशियोज में कुछ नहीं बोला हुआ कि किसकी रेशियो निकालनी है, एडजस्टमेंट करनी है, तो सिंपल हम पिनाडी की रेशियो निकाल देंगे. तो रेशियो वाला मैं चार्ट खोल देता हूं, तो यहां से हम रेशियोज निकाल लेते हैं. तो सबसे पहली है हमारी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 2017 और 2018. ओके, अच्छा 2017 और 16 है, मैंने 18 लिख दिया, रुको 2016. हाँ, तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हमें निकालना है पहले 2017 का. तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला होता है हमारा जीपी upon revenue into 100. GP upon revenue into 100. So this is 50700 divided by 98300 into 100. तो ये कितना आ जाएगा, इट इज 50700 in divide by 98300 percentage, it is 51.57%. तो it is 51.57%. और 2016 का भी निकाल लेता हूँ, इट इज 50600 डिवाइडेड बाय 122400 इंटू 100. अभी कम ज़्यादा कुछ नहीं देखनी, हमें सिंपल रेशो निकालनी है. तो 50600 डिवाइड बाय 122400 percentage, it is 41.34%. It is 41.34%. चलो नेक्स्ट रेशियो कौन सी हमारी, इट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें दिया हुआ है, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन ही है, तो सिंपल 17,000
डिवाइड बाय 98300, तो 17,000 डिवाइड बाय 98300 इंटू 100, मैं यहां पे भी लिख देता हूं, तो इट इज 13200 डिवाइडेड बाय 122,400 इंटू 100, ठीक है ना। परसेंटेज निकाल लेते हैं, तो 17,000 डिवाइड बाय 98300 परसेंटेज, इट इज 17.29%, 17.29%। और यहाँ का आ जाएगा मेरा 13200 डिवाइड बाय 122,400 परसेंटेज, इट इज 10.78%, 10.78%। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हमारा प्रॉफिट बिफोर, अच्छा सॉरी, रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो का गाइस हमारा फॉर्मूला क्या होता है? इट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय फाइनेंस कॉस्ट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय फाइनेंस कॉस्ट। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 17,000 डिवाइड बाय फाइनेंस कॉस्ट हमारी है 3200, और ये आ जाएगा हमारा 13,200 डिवाइड बाय 5500। अपनी फिगर्स निकाल लेते हैं, तो 17,000 डिवाइड बाय 3200, इट इज 5.31 टाइम्स, 5.31 टाइम्स, और ये आ जाएगी 13,200 डिवाइड बाय 5500, इट इज 2.4 टाइम्स, 2.4 टाइम्स। चलो इन्वेंट्री डेज, इन्वेंट्री डेज का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? इन्वेंट्री डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स इंटू 365, इन्वेंट्री डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स इंटू 365। इन्वेंट्री है 13,300, सो 13,300 डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स हमें दिया हुआ है 47600, 47600 इंटू 365, इसको मैं नीचे कर देता हूं। देन यहां पे आ जाएगा हमारा इन्वेंट्री है 22400 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स 71800 इंटू 365। चलो अब ये भी निकाल लेते हैं। सो 13300 डिवाइड बाय 47600 into 365, it is 101.98, that means 102 days, अरे 102 days। और यहाँ निकालते हैं, it is 22400 डिवाइड बाय 71800 into 365, it is 113.87, which is 114 days। तो ये मैंने गाइज अपनी निकाल ली रेशो। तो अगर मैं देखूं मेरा क्वेश्चन जो है, मैंने एक तरह से 2 + 3 5, 5 और 4 9, 9 मार्क्स का मैंने अपना जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट कर दिया। तो इसमें से 9 में से मेरे को 9 बहुत इजीली मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने अच्छी अच्छी चीजें एक्सप्लेन की हैं। अब बात आता है मेरा डी पार्ट, दैट इज अब मुझे करना है एनालिसिस। अब यहां पे क्या बोला गया है? एनालाइज द परफॉर्मेंस एंड पोजीशन। परफॉर्मेंस का मतलब होता है गाइस, याद रखना, परफॉर्मेंस मतलब प्रॉफिटेबिलिटी, कि वो कैसा काम कर रही है। पोजीशन मतलब लिक्विडिटी। परफॉर्मेंस मतलब प्रॉफिटेबिलिटी एंड पोजीशन मतलब लिक्विडिटी, कि कंपनी कितनी लिक्विड है। ठीक है, ये चीज हमें चेक करनी है। दोनों साल के कंपैरिजन में हमें ये चीज बतानी है। चलो अब यहां पे देखो गाइस, हम एनालिसिस अपना क्या दे सकते हैं। तो मैं यहां पे 2-3 चीजें और पढ़ता हूं। अब हम ये पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। एज द पार्ट ऑफ सेल एग्रीमेंट, पिनार्डी ग्रुप विल रिसीव एनुअल फीस ऑफ 2 million फॉर द यूज ऑफ सिल्वा कंपनी ब्रांड। के पिनार्डी ग्रुप ने जो सिल्वा ग्रुप सेल किया था, तो उसकी वजह से उसको 2 million का एक एडिशनल रेवेन्यू भी आ रहा है, एक एडिशनल रॉयल्टी भी मिल रही है। इन 2007 एनुअल फीस हैज बीन इंक्लूडेड पिनार्डी ग्रुप रेवेन्यू। हमने जो 2017 की जो फीस थी, इसके अंदर वो 2 million की फीस इंक्लूड करी हुई है। ओके, उसके बाद रिजल्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम सिल्वा कंपनी इंडिविजुअल, सिल्वा कंपनी के बारे में चीजें बताई हुई है। ठीक है, उसके बाद प्रायर टू डिस्पोजल ऑफ सिल्वा कंपनी यूज टू यूज सम प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू पिनार्डी ग्रुप, के डिस्पोजल से पहले सिल्वा कंपनी कुछ पिनार्डी ग्रुप की प्रॉपर्टी यूज करती थी। डिस्पोजल के बाद पिनार्डी ग्रुप मूव्ड इस कॉस्मिक डिवीजन इनटू दिस प्रॉपर्टी, के डिस्पोजल के बाद पिनार्डी ग्रुप ने उस जगह पे अपना कॉस्मेटिक डिवीजन को भेज दिया। दैट मीन सिल्वा ग्रुप तो जा चुके, तो उसने अपना कॉस्मेटिक डिवीजन भेज दिया। प्रीवियसली कॉस्मेटिक डिवीजन हैज लीज्ड द एक्सटर्नल फैसिलिटी फॉर 2.5 million ईयर। पहले क्योंकि उस प्रॉपर्टी पे सिल्वा कंपनी काम करती थी, तो इसका जो कॉस्मेटिक डिवीजन था वो उसने लीज पे लिया हुआ था, जिसका अमाउंट जो था दैट वाज 2.5 million ईयर। एट दिस लीज हैज 10 year रिमेनिंग। टू एग्जिट द लीज,
पिनाडी ग्रुप मेड अ वन ऑफ पेमेंट ऑफ 3 million टू द लेसर एंड रिकॉर्डेड एट हिज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कि हर साल की इतनी लीज उसकी जाती थी। उसने क्या किया, 10 साल की लीज अभी पेंडिंग थी, उसने बोला कि मैं अपना डिवीजन सेल कर रहा हूं, मेरे को लीज कंटिन्यू नहीं करनी, तो उसने बोला ठीक है 3 million दे और लीज खत्म कर ले। हमने 3 million दी और लीज खत्म कर ली। दैट मीन्स हमारा एक तो ये एक्सपेंस आ गया एडिशनल, लेकिन इसकी वजह से हमारा खर्चा काफी ज्यादा बच गया, काफी ज्यादा खर्चा हमारा बच गया, जो अगले 10 सालों में हमारा इतना लीज का जाना था 25 million, 2.5 into 10, वो हमारा बच गया। पिनाडी ग्रुप एक्वायर्स रॉ मटेरियल फ्रॉम ओवरसीज। In 2016, the group recorded foreign exchange gain of 3 million के उसके foreign exchange gain हुए हैं। And in 2017, the group made foreign exchange loss of 1 million. Both items were recognized in the operating expense। कि इसके foreign exchange gain और foreign exchange loss बहुत ज्यादा है। That means foreign में ये foreign से ये कंपनी जो है वो काफी ज्यादा डील करती है, काफी ज्यादा अमाउंट इसका फॉरेन मतलब फॉरेन से कुछ पैसे इसके लेन देन काफी ज्यादा है, तो काफी डीलिंग इसकी फॉरेन एक्सचेंज से, फॉरेन से, कंपनी से। अब यहां पे गाइज हम अपना एनालिसिस क्या दें, देखो मैं तुम्हें अपना एनालिसिस एक काम करते हैं, आई विल नॉट राइट हेयर, मैं तुम्हें समझा देता हूं, क्योंकि पिछले दोनों क्वेश्चंस में मैंने ऑलरेडी तुम्हारे को सारा एक्सप्लेन कर दिया है, तो मैं तुम्हें अच्छे से समझा देता हूं कि हम यहां पे क्या लिखेंगे। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन द थिंग्स। मैं लिखूंगा, टाइम वेस्ट होगा, तुम्हें ऑलरेडी समझ आ जाएगा। अब यहां पे सबसे पहले मैं लिखूंगा इसकी परफॉर्मेंस के बारे में, आई विल राइट अबाउट दी परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस में गाइज मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले देखो हमें सिल्वा कंपनी की फिगर्स में गिवन है 2017 और 2016 की। 17 को तो छोड़ दो, क्योंकि ये तो हम यहां पे सेल ही कर चुके थे, अब वो जो मर्जी करे इससे हमें कोई मतलब नहीं है। 2016 की फिगर्स हमें यहां पे गिवन है। तो मैं अगर एक बात बोलूं, या चलो मैं इस साल की भी फिगर्स अगर मैं निकालूं, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो सिल्वा कंपनी का कितना है, पिछले साल का था 12600 डिवाइड बाय 36,000 परसेंटेज, इट इज 35%। मतलब इसका जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो है 35%, इसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 35%। और अगर ये फिगर्स मैं यहां से निकाल दूं 2016 में से, क्यों 2016 में तो हमने उसको इसमें इंक्लूड किया हुआ है, तो रेवेन्यू में से अगर मैं हटा दूं, यहां पे देखो रेवेन्यू कितना है 122,400, तो 122,400 माइनस 36,000, मैं कर लेता हूं 122,400 माइनस 36,000 डिवाइडेड बाय, नहीं सॉरी ये तो सेल है मेरी 86,400, जैसे मैं तुम्हारे को ना यहां पे दिखाता हूं, यहां पे करके दिखाता हूं, मतलब मैं लिख नहीं रहा, मैं तुम्हें वैसे बता रहा हूं कि तुम जब अपनी कॉपी पे क्या लिखोगे कि यहां पे इन 2016 20x6, जस्ट तुम अपनी कॉपी में लिखोगे क्या कि 2000x6 में उसकी जो सेल है, सेल विदाउट सिल्वा, कि विदाउट सिल्वा उसकी सेल कितनी है, विदाउट सिल्वा उसकी सेल कितनी है, इट इज 122,400 माइनस 36,000, इट इज 86,400। और प्रॉफिट विदाउट सिल्वा के बिना उसका प्रॉफिट कितना है 50600 माइनस 12600, 50600 माइनस 12600, इट इज 38,000, तो यहां से मैं निकाल दूंगा इसका जीपी रेशियो विदाउट सिल्वा विच इज 38,000 डिवाइड बाय 86,400 परसेंटेज, इट इज 43.98%। तो मैं यहां पे क्या बोलूंगा, मेरी एक्सप्लेनेशन क्या होगी कि इन 2016 इफ वी एक्सक्लूड सिल्वा's फिगर देन द जीपी रेशियो इज 43.98% जो मैंने अभी निकाली है, विच इज and in 2017 this figure has been increased, which means कि कंपनी ने अपनी जो वर्किंग है वो बेटर करी है। it is because the sales have increased by this much percentage, कि विदाउट सिल्वा सेल इतनी थी 2016 की, अब इतनी है, तो सेल्स हमारी इतने परसेंटेज से बढ़ी है और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारे कम परसेंटेज से बढ़े हैं। दैट मीन्स कंपनी ने अच्छा परफॉर्म करा है विदाउट सिल्वा, तो विदाउट सिल्वा उसने अच्छा परफॉर्म करा है। और सिल्वा को सेल करने का डिसीजन जो था इसके अकॉर्डिंग हमें ठीक लग रहा है। क्यों ठीक लग रहा है? क्योंकि सिल्वा कंपनी का प्रॉफिट परसेंटेज अभी मैंने तुम्हें बताया था इट इज 35% था, तो उसको सेल करना एक बेटर डिसीजन था, क्योंकि बाकी डिवीजन से इसको ओवरऑल अच्छा परसेंटेज आ रहा है। ठीक है, एक चीज हम ये बता सकते हैं, उसके साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का भी ऐसे एक्सप्लेनेशन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन विदाउट उसके निकाल देंगे हम, ठीक है, विदाउट उसके निकाल देंगे, यहां दिखा ना प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, उससे भी हम बता देंगे क्या चेंज आया है।
उससे भी हम बता देंगे क्या चेंज आया है, ठीक है ना। प्लस हम यहां पे क्या बोल देंगे, वन ऑफ द रीजन, यहां पे वी कैन राइट वन ऑफ द रीजन फॉर इंक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, वन ऑफ द रीजन फॉर इंक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज कि जो सिल्वा कंपनी को सेल करके हमें एडिशनल 2 मिलियन मिलने शुरू हुए हैं, जो 2 मिलियन एनुअल फीस मिलनी शुरू हुई है, और इसका कोई खर्चा तो है नहीं, दैट मीन्स ये पूरा पूरा रेवेन्यू में ऐड होगा, इसका कोई एक्सपेंस तो है नहीं, ठीक है ना। हमने जो सिल्वा कंपनी को सेल करा है उससे जो हर साल हमें 2 मिलियन मिलेंगे, इसका कोई खर्चा तो है नहीं, दैट मीन्स सीधा सीधा हमारी जीपी और ऑपरेटिंग मार्जिन रेशो इस चीज की वजह से बढ़ेगी। ये एक्सप्लेनेशन हम दे सकते हैं। उसके बाद और एक्सप्लेनेशन हम यहां पे क्या देंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में हम यहां पे क्या देंगे कि कंपनी का इस साल एक एडिशनल एक्सपेंस हुआ है, इस साल कंपनी का एक एडिशनल एक्सपेंस हुआ है, कौन सा, विच इज जो हमने यहां पे देखा था, कहीं पे नीचे था, हाँ, इस साल कंपनी का एक एडिशनल लॉस हुआ है, दैट इज 0.5 मिलियन का, कि अभी तक वो लीज पे कर रही थी 2.5 मिलियन की, लेकिन अब लीज देने की बजाय उसको 3 मिलियन देने पड़े, तो 0.5 मिलियन का उसका एक एडिशनल एक्सपेंस हो गया यहां पे। लेकिन वो एक्सपेंस उसके लिए बेटर है क्योंकि फ्यूचर में अब उसको ये एक्सपेंस नहीं पे करना, क्योंकि सिल्वा कंपनी के जाने से उसने अपनी प्रॉपर्टी पे ये डिवीजन शिफ्ट कर दिया, कोई रेंट नहीं पे करना, तो फ्यूचर के लिए इसने अपना काफी ज्यादा खर्चा बचा लिया है, ठीक है। तो वी कैन से कि परफॉर्मेंस जो है इसकी बेटर हुई है, सिल्वा कंपनी को सेल करने से इसकी जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी बेटर हुई है, एंड सिल्वा कंपनी को सेल करने का डिसीजन इसका अच्छा डिसीजन था। ये चीज तुम यहां पे एक्सप्लेन कर सकते हो। उसके बाद एक और एक्सप्लेनेशन तुम्हारी, अब ये तो आ गई तुम्हारी किस चीज की, ये तो हमने देख ली परफॉर्मेंस, ठीक है। अब परफॉर्मेंस के बाद आता है इसकी पोजीशन, या परफॉर्मेंस में तुम ये भी कह सकते हो कि इंटरेस्ट कवरेज रेशो इसका बहुत ज्यादा बढ़ गया है। देखो प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज में हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशो भी आता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो, पहले जो इसका इंटरेस्ट था वो लोन काफी ज्यादा था और अब इसका काफी ज्यादा कम हो गया। वन ऑफ द रीजन यहां पे हम बोल सकते हैं लीज, क्योंकि लीज के ऊपर हमें फाइनेंस चार्जेस ऐड करने पड़ते हैं हर साल के। लीज के ऊपर जब हम उसको प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं तो हर साल हमें लीज लायबिलिटी पे फाइनेंस चार्जेस ऐड करने पड़ते हैं, तो वो हमारे फाइनेंस चार्जेस बच गए, इस वजह से हमारी इंटरेस्ट कवरेज रेशो जो है वो बढ़ी है। वी विल नॉट से ओनली बिकॉज ऑफ दैट, मे बी बिकॉज वन ऑफ द रीजन इज कि इसकी वजह से हमारी इंटरेस्ट कवरेज रेशो जो है वो बढ़ी है, ठीक है। उसके बाद हम यहां पे क्या बोलेंगे, हम बोल सकते हैं कि पिनार्डी ग्रुप का जो यहां पे बताया हुआ है कि इसके फॉरेन एक्सचेंज का है, तो इसके बारे में कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन देखो हमारे पास नहीं है, ठीक है ना। तो हमें नहीं पता कि ये जो कम ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज हुआ है ये उस सेल का उस पर कितना इंपैक्ट है, वी डोंट नो एनीथिंग, क्योंकि उसमें कहीं नहीं बोला हुआ कि सिल्वा कंपनी का फॉरेन एक्सचेंज रिस्क कितना था। तो हम साफ बोल सकते हैं कि इसका फॉरेन एक्सचेंज पहले इतना था अब इतना है, तो काफी ज्यादा इसका फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर है। तो इस चीज पे हमें बहुत ध्यान से काम करना पड़ेगा, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगा। फर्दर इसके बारे में वी कैन नॉट कमेंट मोर बिकॉज ऑफ लिमिटेड इंफॉर्मेशन, इसके बारे में हम और नहीं चीजें हम बता सकते हैं, ठीक है। तो ये गाइस हमारा हो जाएगा एक तरह से इसकी परफॉर्मेंस का। मैंने लिखा इसलिए नहीं, मैं लिखूंगा टाइप करूंगा तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, तुम सुन लोगे समझ लोगे, तुम्हें ये पता चल जाएगा लिखना क्या है। लैंग्वेज तो देखो एग्जाम में तुम्हें अपनी ही बतानी है, मैं तुम्हारे को एक एनालिसिस बता रहा हूं कि कैसे तुम बुक्स को देख के इसको एनालाइज कर सकते हो। तो ये बात आ गई इसकी परफॉर्मेंस की। अब बात करते हैं हम इसकी पोजीशन की कि इसकी पोजीशन कैसी है। तो यहां पे एक पोजीशन में मैं बोल सकता हूं हमारा फायदा क्या है कि क्योंकि हमने सिल्वा को सेल किया है तो हमारा यहां पे हुआ क्या है, हमारा लीज लायबिलिटी हमारी खत्म होगी, दैट मींस नॉन करंट लायबिलिटी हमारी यहां पे खत्म हो गई है। नॉन करंट लायबिलिटी हमारी खत्म होगी नहीं, क्योंकि लीज लायबिलिटी खत्म होगी, 10 साल की लीज थी, इसकी वजह से इसकी जो पोजीशन है, पोजीशन मतलब एक तरह से डेट इक्विटी रेशो वो बढ़ गई होगी, इसकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो बेटर हो गई होगी, इसकी गियरिंग रेशो में इफेक्ट आया होगा, इट वुड हैव बीन इंक्रीज बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन दी लायबिलिटी, की लायबिलिटी हमारी खत्म हो गई, ठीक है। एक चीज हम ये लिख सकते हैं। दूसरी हम यहां पे क्या लिख सकते हैं कि जैसे नॉन करंट लायबिलिटी, अच्छा नॉन करंट लायबिलिटी का कम होने का रीजन वही चीज हो जाएगी कि नॉन करंट लायबिलिटी के कम होने का रीजन एक तो लीज वाला ही है, ठीक है ना। दूसरा अगर हम देखें कैश इसका बहुत ज्यादा बढ़ गया है, कैश पहले था 14,600, अब इसका कैश काफी ज्यादा बढ़ गया है बिकॉज हमने सिल्वा को सेल करा था, उससे हमारे को कैश आया होगा, ठीक है। उसके बाद
इससे हम एक देखो एनालिसिस क्या दे सकते हैं, एक देखो एनालिसिस हम क्या दे सकते हैं। हमने सिल्वा को सेल कितने का किया था, वी सोल्ड इट फॉर 42 मिलियन, दैट मीन्स हमारे पास 42 मिलियन कैश आया होगा, यानी बैंक में आएंगे पैसे, लेकिन हमारा कैश जो था वो 14 एंड 31, दैट मीन्स अराउंड 15-16 से ही बड़ा है। दैट मीन्स या तो ये हो सकता है कि बाकी जो पैसे थे वो हमारे को बैंक में आए हों, या फिर ये हो सकता है कि बाकी जो पैसे हमें आए थे उसको हमने नॉन करंट एसेट परचेज करने में लगा दिया हो, कंपनी की ग्रोथ में लगा दिया हो, डिविडेंड देने में लगा दिया हो, बट उसके बारे में वी कैन नॉट कमेंट क्योंकि हमारे पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना। तो इसको हम छोटा सा अपना एक पोजीशन के बारे में बता सकते हैं। अब इसका मैं एक फाइनल कंक्लूजन क्या देने वाला हूं वो चीज गाइस ध्यान से सुनना, ठीक है। अब देखो इसका मैं कंक्लूजन क्या दूंगा, आई कैन से कि जो सेल किया है इसने सिल्वा को, इट्स अ गुड डिसीजन, सेलिंग सिल्वा वाज अ गुड डिसीजन, क्योंकि सिल्वा का प्रॉफिट थोड़ा सा कम था, इससे इसको फायदा ही हुआ है, किसी भी तरीके से इसका कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, ठीक है। और बिजनेस जो इसका है वो बढ़ ही रहा है, सेल्स भी इसकी, यहाँ पे हमने देखा है कि सेल्स भी इसकी बढ़ी है, यहाँ पे तो चलो सिल्वा की फीवर इंक्लूड थी, उसको हटा दो तो सेल्स भी इसकी बड़ी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है, काफी सारे खर्चे फिक्स एक्सपेंसेस यानी लीज लायबिलिटीज की कम हो गई है, प्लस सिल्वा की वजह से इसको हर साल 2 मिलियन एडिशनल भी आने शुरू हो गए हैं। तो सेलिंग सिल्वा वाज अ वेरी गुड डिसीजन जो कंपनी ने करा है, और इससे इसका फ्यूचर में एक ग्रोथ ही होगी। अब ये जो पैसा है कंपनी इसको अगर अपने जिन डिवीजन्स में वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है, जैसे सिल्वा में तो 35% प्रॉफिट था, इसमें 50% प्रॉफिट है, तो इस डिवीजन में वो ये पैसा लगा के इसको ग्रो करेगी तो उसको अच्छा रेवेन्यू मिलेगा। ये हमारा एक कंक्लूजन होगा जो हम यहाँ पे दे सकते हैं। इस तरह से गाइस तुम्हारे को अपना क्वेश्चन करना है। मैंने इसमें एनालिसिस लिखा क्यों नहीं है, प्रीवियस 2 क्वेश्चन में मैंने अपना एनालिसिस लिखा था, यहां इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो लैंग्वेज तुम जैसे मर्जी डिसाइड कर सकते हो, इट्स अप टू यू। पॉइंटर्स तुम्हारे ये होने चाहिए, खाली ऐसे नहीं बोलना कि रेशो बढ़ गई कम हो गई। रेशो बढ़ी है, क्यों बढ़ी है, इससे क्या इफेक्ट आया है, रेशो कम हुई है, क्यों कम हुई है, उससे क्या इफेक्ट होगा, और अगर हमसे पूछा जाता कि वो ठीक कैसे होगी तो वो ठीक कैसे होगी ये भी हमें बताना है, ठीक है। इस तरह से हमें क्वेश्चन को गाइस एनालाइज करना है। तो अगर तुम्हारे को देखना है कि यहाँ पे लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, तो मेरे जो प्रीवियस 2 क्वेश्चंस हैं उनका जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं तुम्हें, ठीक है। तो वहां से तुम प्रीवियस 2 क्वेश्चन देख सकते हो, अगर तुमने नहीं देखे हैं, इट विल हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। चलो बाय गाइस, टेक केयर। एक चीज, अच्छा सॉरी, एक चीज तुम समझो, अगर तुम इसका जो एनालिसिस वाला पार्ट है अगर तुम इसको ध्यान से समझो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ बात क्या है, तुम्हारे को 3 चीजें पता होनी चाहिए। रेशो में चेंज आया है, क्यों आया है, डिवीजन को, अगर कोई डिवीजन में चेंजेस आए कुछ है तो उसको हटा के हमें अगर एक्चुअली में उसमें इन्वेस्ट करना है तो हम वो पार्ट हटा के देखेंगे तो उससे क्या इंपैक्ट हुआ है ये बताना है। इंपैक्ट क्यों हुआ है ऐसा, उसका रीजन क्या है वो बताना है, और उससे कंपनी को फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है, अच्छा रहा नहीं रहा, ये चीज हमें बतानी है। तो ये चीज गाइस ध्यान से पढ़ना। बाकी इस क्वेश्चन का मैंने तुम्हें पॉइंटर्स दे दिए, तुम चाहो तो इसका सॉल्यूशन अपनी बुक में से देख सकते हो। सॉल्यूशन देखने के बाद तुम्हारे को एक आइडिया हो जाएगा ओवरऑल कि क्या उन्होंने किस लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन करा है, ठीक है। चलो बाय गाइस, टेक केयर।